स्टूडेंट्स, प्रतिभा आईएएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक 66वीं बीपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में जो लोग शामिल हो रहे हैं उनके मद्देनज़र हमने डिसाइड किया है। और जहां तक पेपर 1 की बात करेंगे तो उसमें कला संस्कृति का एक पार्ट है, जिसमें इस बार जो उम्मीद है आने का वो पटना कलम और मौर्य कला। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के लिए पटना कलम शैली। तो चर्चा करते हैं पटना कलम शैली की। देखो, बहुत लोग बहुत इसको अजीब ढंग से लिख डालते हैं, लेकिन इस कला संस्कृति की शैली को एक वैज्ञानिकता के रूप में लिखने पर स्कोर आपके अच्छे आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः हम जब शुरू कर रहे हैं पटना कलम शैली तो इसकी चर्चा हम करेंगे वैज्ञानिक विधि से। सबसे पहले परिभाषा। पटना कलम की परिभाषा। क्यों पटना कलम बोला गया ये देख लेंगे। तो इसकी परिभाषा में एक ही बात लिखनी है आपको कि मुगल वंश के पतन के पश्चात उनके जो भी चित्रकार ग्रुप थे उन लोगों ने प्रवास किया बंगाल की ओर, जहाँ राजनीतिक अस्थिरता के कारण अंततः वह पूर्वी भारत के दूसरे सबसे बड़े नगर पटना में आकर स्थिर हुए। और शुद्ध पटना के अंदर, पटना के आसपास, यानी पटना, शाहाबाद, आरा और कुछ हद तक नालंदा के इलाकों में जो इन लोगों ने चित्रकला की नई शैली विकसित की, उस शैली का नाम पटना कलम पड़ा। परिभाषा ये लिख लेना है आपको। हालांकि ये परिभाषा के रूप में ऐसा लिख कर नहीं लिखना है, भूमिका के रूप में आपको ये लाइन लिख लेना है। इसके बाद शुरू होगा पटना कलम शैली का विकास क्रम। यहाँ तक लिखने के बाद आप लिखेंगे विकास क्रम। अब विकास क्रम में आएंगे तो उसमें लिखना है जहांगीर द्वारा चरम पर पहुंचाई गई मुगल चित्रशाला का औरंगजेब के काल में पूर्ण ह्रास हुआ। क्योंकि आपने पढ़ा होगा औरंगजेब ने अपने काल में संगीत और चित्रकला को बिल्कुल बैन करा दिया था, शरीयत की शासन लागू करी गई थी। तो ऐसे में जो चित्रकार थे मुग़ल कारखाने में, उन्हें लगा कि यहाँ प्रोस्पेक्ट नहीं है, तो ये अब माइग्रेट कर गए। ये प्रवास हुआ। प्रवास कहाँ पे हुआ? बंगाल के नवाब के पास। उस समय मुग़लों के बाद सर्वाधिक कला के पोषक बंगाल के नवाब थे। ये अवध नहीं जा कर के, चूँकि अवध में राजनीतिक स्थिरता थी, ये सीधे बंगाल मूव कर गए। और तब बंगाल की राजधानी क्या थी? मुर्शिदाबाद थी, अर्थात ये मुर्शिदाबाद में बसे। यहाँ तक आपका आ गया। किंतु जब बंगाल के नवाब का पतन हुआ, नवाब का पतन हुआ, तब मीर कासिम के विस्थापन के साथ यह पटना पहुँचे। क्योंकि पटना पूर्वी भारत का दूसरा सबसे बड़ा नगर था। अब सवाल ये उठता है कि पटना पहुँचे। पटना क्यों? मीर कासिम तो मुंगेर राजधानी बनाया था, लेकिन मुंगेर में राजनीतिक अस्थिरता थी। और आपने पढ़ा होगा कि बक्सर के युद्ध के बाद भी कई युद्ध हुए और मीर कासिम लगातार राजनीतिक युद्धों में प्रवृत्त रहे। तो जहाँ अशांति होगी, मुंगेर में अशांति थी। अतः इन्हें सबसे अच्छा लगा क्या कि पटना जो दूसरा बड़ा नगर है, जो व्यापारिक केंद्र भी है,
और अंग्रेज़ों की भी एक अच्छी जगह है यहाँ पर अपनी भविष्य को तलाशा जाए, तो ये पटना पहुँचे। अब इसमें बिहार गजट के अनुसार पटना के वर्तमान में जो कृष्णा घाट है पर अंग्रेज़ों व मीर कासिम के बीच युद्ध के पश्चात पटना की स्थिति मुंगेर व मुर्शिदाबाद की जगह ज़्यादा सुरक्षित हुई, क्योंकि यह अंग्रेज़ों का महत्वपूर्ण किला था। वर्तमान में ये पॉइंट जो पटना आर्ट कॉलेज में इसके बारे में जानकारी दी गई है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि पटना के कृष्णा घाट, वर्तमान में इस घाट का नाम कृष्णा घाट है, यहाँ 1761 में मीर कासिम की फ़ौज के और अंग्रेज़ की फ़ौज के बीच लड़ाई हुई थी, जहाँ मीर कासिम की पूरी हार हुई और पटना में वो कुछ नहीं कर सका। तो ऐसी स्थिति में इन कलाकारों ने माना कि मुंगेर में राजनीतिक अस्थिरता है, मुर्शिदाबाद बर्बाद हो चुका है, पटना चूँकि अंग्रेज़ों का महत्वपूर्ण किला है, अतः अपेक्षाकृत यहाँ बाहरी किनारे पर युद्ध होगा, पटना के अंदर शांति है। तो पटना कलम के चित्रकारों ने अंततः पटना को अपना डेस्टिनेशन बना लिया। ये विकास का बिंदु लिखेंगे। अब पटना तो आगे, अब पटना आने के पश्चात क्या रहा कि इनके पास जो कला थी, अब तक जो भी कला थी इनकी, ये कला इनकी कहाँ थी कि भाई बादशाहों के, नवाबों के पोर्ट्रेट, उनके चित्रकारी, उनके पसंद की चित्रकारी किया करते थे और इस लिहाजा ये अपना रोजी रोटी जीविका चलाया करते थे। तो पटना में आने के पश्चात इन्होंने जो भी कला विकसित किया था, उस कला को इन्होंने अब दो रूप में देखा, चूँकि इन्हें कीमत भी मिलनी चाहिए थी और साथ साथ राजकीय संरक्षण भी कुछ प्राप्त होना चाहिए था। तो ये बिंदु जो कि बहुत कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये बिहार गजट के अनुसार है कि पटना में पटना कलम के चित्रकार दो भागों में बटे। पहला भाग क्या हुआ, कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी या कंपनी के बड़े नुमाइंदों के यहाँ पोर्ट्रेट चित्रकारी विकसित किया और जो अंग्रेज कंपनी के साथ नहीं हो पाए उन्हें भी प्रभावशाली लोगों का मदद मिला। क्यों? क्योंकि पटना में प्रभावशाली मध्य वर्ग मौजूद था, जिन्होंने अपने लिए पटना कलम को प्रश्रय दिया। इसका भी दो भाग हो गया, एक हो गया पोर्ट्रेट और अधिकांश क्या हुआ, ड्राइंग रूम में या लिविंग रूम में सजाने के लिए जनसाधारण की पेंटिंग। आपको यहाँ बता दूं कि पटना में कंपनी का किला और कारखाना काफ़ी इस्टेब्लिश था, जहाँ पे कि कई लोग क्लर्क या छोटे मोटे अधिकारी के रूप में काम करते थे और इसलिए पटना में बहुत बड़ा प्रभावशाली मध्य वर्ग मौजूद था। अब मध्य वर्ग जनसाधारण के भी करीब है और अंग्रेज़ों की नौकरी भी कर रहा है, तो कुछ जो काफ़ी बड़े मध्य वर्ग थे वो पोर्ट्रेट पे भी फिक्स कर गए, लेकिन अधिकांश, मैंने कहा यहाँ अधिकांश लोगों के द्वारा जनसाधारण के लिए जो पेंटिंग हो की गई उसको महत्व दिया गया अपने ड्राइंग रूम में सजाने के लिए, और ये पार्ट सर्वाधिक विकसित हुआ।
आगे मैं लिखवाऊंगा कि जनसाधारण की पेंटिंग में क्या विषय थे, जैसे ताड़ी उतारता ताड़ीवान, ताड़ी बेचती महिला, मछली बेचती महिला, बाज़ार में घूमता व्यक्ति, बाज़ार में कैसे लोग बुलाते हैं, कैसे लोग काम करते हैं, भीड़ भाड़, मेला, गोद में बच्चे को लिए हुए स्त्री, इस तरह की जनसाधारण की पेंटिंग अधिकांश लोगों के द्वारा पसंद की गई, खरीदी गई, क्योंकि जो ये मध्य वर्ग था ये ज़मीन से भी जुड़ा था और अंग्रेज़ों से भी जुड़ा था, अर्थात इनके पास पैसे भी थे किंतु ये जनसामान्य भी थे। इसी कारण जो जनसाधारण की पेंटिंग थी इसका काफ़ी विकास हुआ और इन लोगों के द्वारा इस पेंटिंग को काफ़ी प्रश्रय भी दिया गया। यहाँ तक आके बोलेंगे पटना कलम का एग्जैक्ट विकास हुआ, कैसे ये मुग़ल कलम से निकलता हुआ पटना कलम की ओर मूव किया, ये हमने बतलाया। तो अगर हम विशेषता की बात करेंगे, यहाँ तक तो विकास हो गया, अगर हम विशेषता की बात करेंगे तो आपको क्या लगा, ये कहीं ना कहीं तो निकस था किसका, मुग़ल पेंटिंग का, और साथ में ये ब्रिटिशर्स के साथ भी आया, यानी इस पर अंग्रेज़ों की पेंटिंग और मुग़ल पेंटिंग यानी अरबी फ़ारसी पेंटिंग दोनों का प्रभाव इकट्ठे शामिल होगा, ये आपको ध्यान देना है। तो अब इसकी विशेषता विकासक्रम हो गया। अब विकासक्रम में पहले सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो पार्ट पटना में आए, इसके पूर्व जो हमने लिखा था मुर्शिदाबाद, तो मुर्शिदाबाद में ये 1750 से 70 तक रहे। पटना में ये आ गए, पटना में आए 1770 से लेकर के 90 तक। यहाँ इनका विभाजन जो हुआ ये 18वीं सदी में और 19वीं सदी के आरंभ तक ये पार्ट हुआ। तो पटना में ये 19वीं सदी के आरंभ में आके दो भाग में बट गए, जहाँ आहिस्ता आहिस्ता इनका अंत में अब वर्तमान में 20वीं सदी आते आते ये पूर्णतः समाप्त हो गया और वर्तमान में सिर्फ 3 जगह इसकी पेंटिंग दिखती है, पटना संग्रहालय में, ब्रिटिश संग्रहालय में और पटना आर्ट कॉलेज में। इसके अलावा कहीं भी इनके पेंटिंग के उदाहरण नहीं मिलते हैं। अर्थात जो 17वीं सदी में चला, 18वीं सदी में विकसित हुआ, 19वीं सदी के मिड आते आते ये ह्रासमान हो गया। इसके विकास क्रम को यहाँ तक हम कालक्रम के अनुसार एंड करेंगे। अब इसकी विशेषता पर हम आएंगे। स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, ये मैं समझा रहा हूँ आपको, डिटेल नोट्स, पटना कलम के विस्तृत नोट्स आपको प्रतिभा IAS की कोचिंग में आके लेना होगा। मैं विकासक्रम पटना कलम कैसे लिखना है ताकि तो सर्वाधिक स्कोर है, मैं ये समझा रहा हूँ आपको। अब हम चर्चा करेंगे विशेषता की, हम चर्चा करेंगे। विशेषताएं, याद रखेंगे पटना कलम की शुरुआत हुई राम सेवक राम से। कहाँ पे? मुर्शिदाबाद में। इनकी 12 पेंटिंग इनके पुत्र विलास राम को मिला और ये कहाँ आ गए? पटना आ गए। ये पटना आए और इसके आधार पर इन्होंने अन्य पेंटिंग विकसित किया। अर्थात पटना कलम की विशेषता की बात अगर करेंगे तो ये आंसर कोई नहीं लिखता है कि पटना कलम की विशेषता वस्तु राम सेवक राम के मुर्शिदाबाद की वो 12 पेंटिंग से ही ये विकसित हुआ। तो इसकी विशेषता यही है कि जो ये 12 पेंटिंग का जो विशेषता था ये कमोबेश विशेषता आगे भी चलता रहा, ईश्वर चंद्र वर्मा तक ये चलता रहा, ईश्वरी प्रसाद वर्मा तक ये बदस्तूर चलता रहा, थोड़े बहुत अंतर के साथ। तो विशेषता की बात करेंगे। पहली विशेषता कजरी स्याही का प्रयोग। अब ये देखेंगे कजरी स्याही का प्रयोग क्या होता है, तो इसमें एक और विशेषता साथ में ऐड करेंगे।
कि पेंसिल से कोई आउटलाइन नहीं। मुग़ल कला की खासियत क्या थी या अरबी फ़ारसी कला की खासियत ये थी कि पहले उसके चित्रकार पेंसिल से आउटलाइन बनाया करते थे और फिर पेंट भरते थे। मगर पटना कलम जो राम सेवक राम द्वारा विकसित हुआ, उसके लिए कोई पेंसिल की आउटलाइन नहीं दी गई, बल्कि काजल को घोल करके कजरी स्याही बनाया गया और उस कजरी स्याही से महीन बस द्वारा मोटा आउटलाइन दिया गया। पटना कलम की हर चित्रकला में कजरी स्याही से उसका आउटलाइन बना करके और स्ट्रेट पेंट ब्रश से उसे पेंट किया गया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पटना कलम में हर चित्र में कजरी स्याही से उसका बेसिक आउटलाइन देते हुए सीधा पेंट ब्रश से उसे पेंट किया गया और पेंसिल से कोई भी आउटलाइन नहीं दिए गए। अब गौर करेंगे, तत्कालीन बिहार में मधुबनी पेंटिंग भी विकसित हो चुकी थी, जिसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता था। उससे अलग दिखाने के लिए इन लोगों ने कजरी स्याही, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कजरी स्याही को अपना बेसिक पैमाना बनाया। पटना कलम की हर पेंटिंग कजरी स्याही से शुरुआत करते हुए स्ट्रेट पेंट ब्रश से उसे रंगा गया। ये पहली थी। दूसरी, अगली विशेषता, कोई भी चित्रशाला नहीं, कोई भी चित्रशाला नहीं। जैसा कि मुग़ल पेंटिंग में था कि एक विषय लाइक रामायण या महाभारत को लेकर एक लंबी चौड़ी सीरीज पेंटिंग की बनाई, उसको चित्रशाला कहते थे। पटना कलम के पहले तक मुग़ल पेंटिंग चित्रशाला विधि से चलती रही, किंतु पटना कलम में हर पेंटिंग इंडिविजुअल थी, यानी एकल थी। हर पेंटिंग एकल थी। चित्रशाला के रूप में कभी भी उसका प्रयोग नहीं किया है। सीरीज ऑफ पेंटिंग जो कहानी कह रही हो, ऐसा कुछ नहीं किया गया। हर पेंटिंग अलग थी, हर पेंटिंग की अपनी इंडिविजुअलिटी थी। ना कोई इसके पहले कोई सीरीज था, ना कोई बाद में सीरीज था। तो यानी कि मुग़लों के ठीक उलट पटना कलम में कोई भी चित्रशाला नहीं होती थी। ध्यान रखेंगे, उस समय तक चित्रशाला का प्रयोग मधुबनी पेंटिंग में भी होता था। बारात आई, कोहबर हुआ, बारात विदा हुई, ये एक सीरीज बनता था। आज भी आप देखेंगे मधुबनी पेंटिंग में कोहबर और बारात के जैसे सीरीज में दिखाए जाते हैं, किंतु इसमें कोई चित्रशाला का प्रयोग नहीं किया गया। अगली विशेषता, कैनवस की पृष्ठभूमि सादा। मुग़लों के समय में जो कैनवस पे पोर्ट्रेट भी दिखाया गया, उसकी पृष्ठभूमि काफ़ी रंगीन, स्वर्गीय, जन्नत के दृश्य या फिर राजाओं को देवता बनाने के लिए बड़े बड़े दृश्य बैकग्राउंड में दिखाए जाते थे। पटना कलम में ऐसा कुछ नहीं किया गया। जो सब्जेक्ट दिखाए गए वो दिखाए गए और पीछे के बैकग्राउंड को धुंधला या हल्का सादा रखा गया। जैसे मछली बेचती स्त्री, ताड़ी उतारता पुरुष, ताड़ी बेचती स्त्री, बच्चे को गोद में लिए हुए स्त्री, या फिर बाजार का दृश्य दिखा दिया गया, बट पीछे बैकग्राउंड में बिल्कुल सादा, मलिन और सादा बैकग्राउंड पटना कलम की विशिष्ट विशेषता थी। आगे आ जाएंगे, हाथ से बने कागज का प्रयोग। राम सेवक राम हो, हुलास लाल हो, विलास राम हो, ईश्वर प्रसाद वर्मा हो, इन सभी ने हाथ से बने कागज़ का प्रयोग किया कैनवस की पेंटिंग के लिए। बिल्कुल हाथ से बने कागज़ का प्रयोग किया। ध्यान रखेंगे, जिसमें कि जगह जगह के अनुसार विशेषता बदलती थी। मुर्शिदाबाद के कागज़ की क्वालिटी अलग होती थी और पटना में आने के बाद जो भी कागज़ बने वो घास की और बांस की लुगदी से दबा करके हाथ से, बेलन से हाथ से बनाए गए कागज़ों पर इन लोगों ने पूरा पेंटिंग का निर्माण किया। छठी विशेषता, जनसाधारण की पेंटिंग। अब देखेंगे, हालांकि पटना कलम में कुछ लोगों ने पोर्ट्रेट को भी विकसित किया, किंतु उसके कोई अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं। यह साबित करने को पर्याप्त है कि पटना कलम में अधिकांश पेंटिंग
जन सामान्य से जुड़ी हुई पेंटिंग बनाई गई, जिसमें कि उस समय के न्यासनक माहौल को भी दर्शाया गया। जो महिला को बच्चे गोद में लिए हुए, चाहे ताड़ी उतारती हुई स्त्री पुरुष, चाहे ताड़ी बेचती हुई स्त्री, चाहे मछली बेचती हुई स्त्री, सभी की आँख में कोई उत्साह के भाव नहीं है। अर्थात एक निराशावादी भाव में यह पूरी पेंटिंग जनसाधारण की भावनाओं को उकेरती हुई दिखलाएगी। ये इसकी विशेषता है। यही कारण था कि पटना कलम जन सामान्य और मध्य वर्ग के बीच में काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। ये आपको मेंशन करना है। अब हम आते हैं 7वीं विशेषता पर। ध्यान रखेंगे, इसको उपन्यास की तरह, कथा कहानी की तरह नहीं लिखना है। वैज्ञानिक विधि से जैसे हमने चार्ट के रूप में बताया आपको इसका विकास, वैसे ही सारणी के रूप में लिखना है आपको इसकी विशेषताएं। अब अगली विशेषता, वैज्ञानिकता का अभाव। मुगलकालीन पेंटिंग में सूक्ष्म से सूक्ष्म, जैसे अकारिजा की पेंटिंग हुई या फिर बाकी लोगों की जहांगीर के स्कूल की पेंटिंग हुई, सब में पेड़ पौधे, पत्तियों, बैकग्राउंड की सूक्ष्म से सूक्ष्म चित्रकारी की जाती थी। किंतु मैंने कहा कि इसमें बैकग्राउंड तो ख़त्म हो ही चुका था, साथ में वैज्ञानिकता का भी अभाव था। कैसे देखेंगे, इसको बनाने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ताड़ी बेचती हुई स्त्री का मैं तस्वीर का एक कैनवस दिखा रहा हूँ आपको। इसमें एक रोड बनाया गया और यहाँ पे एक स्त्री बैठी हुई है और 2 ताड़ी रखी हुई है, 2 ताड़ी का लवनी यहाँ रखा हुआ है और एक पुरुष यहाँ पे है जो ताड़ी के लवनी को और कमर में खोसा हुआ चाकू को लेकर के चल रहा है। इस रोड की चौड़ाई यहाँ से लेके यहाँ तक सीमित है, जबकि दिखाना ये था कि रास्ता बहुत दूर तक जाता है। तो अगर वैज्ञानिक पेंटिंग होता ही, मैं इसको वैज्ञानिकता के रूप में दिखा रहा हूँ, तो रोड ऐसे दिखलाते ये लोग। ये लगता कि रोड यहाँ चौड़ी और बहुत दूर तक जा रही है। ये वैज्ञानिकता पटना कलम की पेंटिंग में नहीं थी। यानी दूरी के लिए भी इन लोगों ने एक ही चौड़ाई रखी, जो स्पष्ट रूप से इनकी अवैज्ञानिकता को साबित करता था। 8वीं विशेषता, जन सामान्य की गरीबी को परिलक्षित करती पेंटिंग। इसकी हर पेंटिंग में जो भी इसके किरदार हुआ करते थे, किसी भी पेंटिंग में उस किरदार को अच्छे उत्कृष्ट कोटि के वस्त्र पहने हुए नहीं दिखलाए गए। अर्थात ये साबित करने को पर्याप्त थे कि पटना कलम के चित्रकार खुद भी गरीबी में किस तरह अपना जीवन यापन कर रहे थे और बहुत ज़्यादा प्रसन्न था। अर्थात इस पेंटिंग में, पटना कलम की शैली में एक विकासवाद का या एक आशावाद का कोई पुट नहीं था, बल्कि पूरी पेंटिंग बिल्कुल निष्प्रयहीन निराशावादी भाव को परिलक्षित करने वाली पेंटिंग थी। तो यहाँ तक आपको पटना कलम की विशेषता दिखलानी है। कुल 8 विशेषताओं पे आप लोग समेटेंगे इसको, और इसके पश्चात आपको फोकस करना है कि इसका एरिया कौन सा था। तो इसका एरिया हमने शुरू में कहा कि इसके क्षेत्र क्या थे। पटना मुख्य क्षेत्र, शाहाबाद, आरा, कुछ हद तक नालंदा, और कुछ लोग हालांकि लिखते हैं चंपारण। चंपारण में कुछ उदाहरण इसलिए भी हो सकते हैं कि लोग यहाँ से अंग्रेज़ लोग जो पेंटिंग बनवाते होंगे ले गए होंगे, बट ये शाहाबाद और पटना ज़िले का ही कुल क्षेत्र इसका मुख्य क्षेत्र हुआ करता था। इस क्षेत्र को आपको चाहे तो आप मैप दे करके सेट करके ही बतला सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। शाहाबाद और पटना ज़िले के कुल क्षेत्र। अब अंत में आप आएंगे कलाकार कौन कौन से थे। सबसे अंत में लिखेंगे पटना कलम के कलाकार। तो हमने कहा शुरुआत करेंगे आप रामविलास राम से, उसके और उनके रामसेवक राम से, उसके बाद आप करेंगे विलास राम जो उनके पुत्र हुआ करते थे। विलास राम से ये पटना में आया, यहाँ से हुलास लाल, महेश लाल, सेवक लाल, ईश्वर चंद्र वर्मा इत्यादि, इन लोगों का चर्चा जो आपके पास होगा मौजूद, इनकी चर्चा कर देंगे। और बेहतर होगा कि किस चित्रकार की कौन सी पेंटिंग मिली है इसको भी आप मेंशन कर दें, जो कि मैं नोट्स में दूंगा आपको, ये मेंशन कर देंगे। और सबसे आखिर में लिखेंगे आप कि पटना कलम चूँकि ढलती हुई चित्रकला का एक
रोकने का एक प्रयास था, ढलती हुई चित्रकला को बचाने का एक प्रयास था, किंतु ढलते हुए भारतीय समाज ने इसे भी ढलने को मजबूर कर दिया। और जैसे ही 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के बाद 57 की क्रांति हुई, उसके पश्चात ये खाई इतनी बढ़ गई, ये आशंकाएँ इतनी बढ़ गई कि अंततः पटना कलम क्षीण हो गया। और वर्तमान में सिर्फ 3 जगह इसकी स्थिति देखी जाती है, इसकी मौजूदगी देखी जाती है। वो जगह क्या है? एक जगह हो गया आपका क्या कहते हैं पटना संग्रहालय, पटना म्यूज़ियम। दूसरी जगह आपको ब्रिटिश संग्रहालय में कुछ तस्वीरें मिलेंगी। और तीसरी जगह एक तस्वीर जो पटना के नवाब की तस्वीर थी, जो एक पोर्ट्रेट के रूप में थी। ये 2 जगह मिलेगी आपको जनसाधारण की तस्वीर, लेकिन पटना के नवाब की तस्वीर जो कि पोर्ट्रेट के रूप में थी, ये तस्वीर आपको मिलेगी कहाँ? पटना आर्ट कॉलेज, जो कि पटना म्यूज़ियम के बगल में है, वहाँ पे ये मौजूद मिलेगी। और अंत में ही लिखेंगे कि जहाँ मुग़ल काल में हर एक पेंटिंग पर चित्रकार अपना हस्ताक्षर किया करते थे, यह कला इतनी ढल चुकी थी, इसके कलाकार इतने दयनीय हो चुके थे कि उन्होंने अपने अपने आकाओं के नाम लिखे, ना कि खुद के नाम लिखे, जो स्पष्ट करने को पर्याप्त है कि पटना कलम के चित्रकार अब चित्रकार न रहकर एक भृत्य मात्र रह गए थे, जो किसी तरह से अपने मालिक को खुश करके पैसे कमाने की उद्योग में लग गए थे। इस प्रकार आपका ये आंसर कंप्लीट होगा। और बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से चार्ट और सारणी बना के आप लिखेंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपको अच्छे नंबर नहीं आएंगे। शेष नोट्स, इसका डिटेल नोट्स कैसे और क्या होगा, ये आप कोचिंग में आके प्राप्त कर सकते हैं। और आगे भी मेंस के लिए कुछ ऐसे अच्छे क्वेश्चनों के लिए, उसके जवाब के लिए, वैज्ञानिक लेखन के लिए कैसे आप अच्छे स्कोर ला सकते हैं, आप जुड़े रहें पटना प्रतिभा IAS के इस YouTube चैनल के साथ। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इससे आपको स्पृहणीय फ़ायदा होगा। जहां हर कोचिंग, मैं स्पष्ट बोलता हूं, जहां हर कोचिंग आपको चलताऊ नोट्स दे करके आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर आपको वैज्ञानिक विधि से सर्वाधिक स्कोर कैसे लाए जा सकें उसके लिए प्रयास किया जा रहा है, ताकि ना सिर्फ DI बल्कि कला संस्कृति, इकोनॉमिक्स, IR ये सब भी आप, और साइंस टेक, ये भी आपको कैसे अच्छे नंबर दे सकें GS में, इसका प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें। मैं वादा करता हूँ आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।